तो भाई ये चैप्टर सिंपली बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये पूरी 10th का बेस है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आपने एट मोस्ट 10th का बेस बना लिया। चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है, मेरे साथ पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने क्लास 9th में जो भी पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन से पढ़ो, फोकस से पढ़ो। अभी आपको मैं बोर्ड के साथ भी वीडियो डालू करूँगा, अभी इसको सपोर्ट करो, फिर आपको बोर्ड के साथ भी वीडियो मिलेंगी। तो ये चैप्टर हम अब अपने कम से कम 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि आपको ईज़िली समझ आए। हर पार्ट में ऐसा समझाऊंगा वही पेपर में आएगा। ठीक है, विश्वास रखो, कोई नहीं। चलो अगर फर्स्ट चैप्टर देखते हैं तो भाई चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमारी सबसे पहली और एटमोस्ट चीज़ है चेंज। भाई चेंज होता क्या है? चेंज की डेफिनेशन खुद सोचो, इसमें से मत पढ़ो, खुद बताओ क्या होता है। चेंज क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो। तो वही लिखा है, अ चेंज इज़ अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की जो फाइनल स्टेज होती है वो उसकी इनिशियल स्टेट से डिफ़र करती है, चाहे वो शेप में डिफ़र करे, चाहे वो साइज़ में डिफ़र करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चेंज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिज़िकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज आपको पता ही होगा, मुझे शायद पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 7th 8th 9th सबसे पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार देख लो। शेप, साइज़, फिज़िकल स्टेट, चेंज, जब भी ये सब चेंज होते हैं किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की तो वो फिज़िकल चेंज होते हैं। लेट एग्जांपल भी मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब घर पे बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलाओ, फिर जब तुम उसे फ्रीजर में रखते हो तो वो वापस से बर्फ़ बन जाती है ना, तो वो फिज़िकल चेंज है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज, कंपोजिशन चेंज अलॉन्ग विथ चेंज इन शेप, साइज़, स्टेट। मतलब इसमें कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है, मतलब जो सब्सटेंस होता है उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब चेंज हो जाती है, और शेप, साइज़ तो होता ही है चेंज। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब एक क्वेश्चन देख लो जो आपके पेपर में आ सकता है, वैसे नहीं आता, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन। स्टेट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस इट्स अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन 2 नंबर में डालता है तो ये 2 चेंज हो रहे हैं, इसमें फिजिकल भी हो रहा है, केमिकल भी हो रहा है। अब केमिकल कैसे हो रहा है? जब आप आग को जलाते हो, आपको पता ही होगा, तो उसके ऊपर ना फ्लेम बनती है एक, तो वो जो बर्न होती है ना वो केमिकल चेंज है। लेकिन जो उसके नीचे से वैक्स आती है धीरे धीरे वो फिजिकल चेंज है, तो अलग अलग चीज़ है। फटाफट देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लो, केमिकल चेंज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जब आप दूध को कर्ड में करते हो ना तो थोड़े से बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें, जिससे वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो ये थी हमारी सिंपल चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी मेन टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। तो आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है भाई? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसे तुम डिफाइन कैसे करोगे? तो अब देखो, केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच substance undergo a transformation resulting in formation of new substance with different chemical property। रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है? ये प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है जो रिजल्ट करता है नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन में। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो आइस ही ले लो, घर में सबसे कॉमन चीज़ आइस है। आइस है, जब आइस को तुम हीट प्रोवाइड करते हो तो चेंज होता है, किसी प्रोसेस के अंदर ही तो चेंज हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जब वो वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है। अब आइस की कुछ अलग प्रॉपर्टी हैं, वाटर की थोड़ी अलग है, वैसे सिमिलर है, पर एक एग्जांपल है वो समझ लो। तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो उस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो लाइक कर दो भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो, पक्का बोर्ड वीडियो डालूंगा भाई। नेक्स्ट चीज़ है आपकी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया कि होता क्या है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है।
अब जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स फॉर्मूला के साथ प्रेजेंट करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या बोला मैंने, जब हम किसी भी रिएक्शन को किसी सिंबल या फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमें पता है H2O बनाता है। अब हाइड्रोजन को आप H2 लिखते हो ना, ऑक्सीजन को O लिखते हो, और इज इक्वल टू में H2O लिखते हो, या इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, इसका मेन साइन ये होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बनता है। अब कभी आपने पेपर में देखा हो, कहीं है तो लिखा था ना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमेशा H2 प्लस O आता है, तो ये केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया, अब हमें अच्छे समझ आ गया ना, पक्का पता है मुझे आ गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, पढ़ना है एक बार सुन लो, अभी बाद में पढ़ेंगे, इसे समझ आएगा तो बता देना। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी मैं तुम्हें ऊपर से बता देता हूँ, बाद में चैप्टर के बहुत अच्छे समझ आ जाएगी ये चीज़। चेंज इन कलर मतलब जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो ना, मान लो किसी भी चीज़ का केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो इनका जब तुम केमिकल रिएक्शन करते हो ना, तो एक तो इनमें कलर में चेंज आता है, एक टेम्परेचर में चेंज आता है, जिसमें दो होते हैं, एंडो और एक्सो। अब एंडो से पता चल रहा है कि एंडो अंदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एक्सो बाहर एक्सो एनर्जी इज रिलीज्ड। चेंज इन स्टेट एक्वस, ये अभी मत पढ़ो, एक्वस एक नया स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद एक्वस होता है, ये आपने शायद 9th में पढ़ा हो। एक्वस वो होता है जब तुम किसी लिक्विड में सॉलिड डाल दो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल मटेरियल है, अभी इतना ही पढ़ लो, बाद में पूरा इसके एक्सप्लेनेशन करूँगा। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस मतलब गैसेस निकल रही है। ये 5 पॉइंटर अभी पढ़ने, अभी पढ़ लो, बाद में बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब एक टेबल होगी, अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल आएगी, आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये टेबल अगर आपको याद है ना, तो भाई सच बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपको ये टेबल अभी तक याद है तो पता है ना कि जैसे आयोडाइड में कितने आयंस होते हैं, सोडियम में कितने होते हैं, कार्बोनेट में CO3 2- ये सब याद है ना तुम्हें? अगर ये याद है तो बहुत बढ़िया, स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट खींच लो या याद कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस। जैसे हमने वो सब पढ़े, लेकिन 2 और मेन होते हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। एक लेड हमेशा Pb2 होता है भाई, Pb2, बेरियम Ba2+, ठीक है। चलो, अब हमारा जो ऊपर कंसेप्ट है, बेस है जो चैप्टर का शुरुआत का, वो हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे चैप्टर की शुरुआत यहाँ से है भाई, कैसे तुम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो। अब ना टेंशन मत लो, मैं हूँ साथ में, बहुत आसान चैप्टर है, समझ जाओगे। अब एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है ना। बैलेंस मतलब दोनों तरफ सेम, ठीक है। बैलेंस मतलब दोनों तरफ सेम, इधर 10 किलो बैठा है तो इधर भी 10 किलो बैठा होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन वेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब भाई मेरी बात सुनो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड होती क्या है भाई। जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये भाई हमारी है रिएक्टेंट, ये भी क्या है, रिएक्टेंट। अब इन दोनों के रिएक्ट होने से जो चीज़ आ रही है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ गए, जो चीज़ रिएक्ट हो रही है किसी चीज़ को बनाने के लिए वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट के द्वारा कोई चीज़ बन रही है वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब बैलेंसिंग मतलब भाई इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए। अब ये देखो H2 2 एटम है, 1 एटम है, 2 एटम है, 1 एटम है, लेकिन ये अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। आगे अभी यही है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है भाई, वाई बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन करनी क्यों है, पेपर में आता है भाई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, देख लो। इट मस्ट फॉलो, बैलेंस इक्वेशन क्यों होती है, क्योंकि इसे हमेशा फॉलो करना पड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है ना भाई, एक बार कमेंट में लिख दो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक और चीज़ थी इसमें, रिएक्टेंट जो है उसका मास प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, जब भी वो एक कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर सकते हैं। चलो
अब भाई तुम्हें मैंने क्या कहा था अभी समझा देता हूँ 2 मिनट में। H2 और O2 H2O। अब मेरी बात सुनो, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। अभी ये ना एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है। देखो भाई ये बैलेंस इक्वेशन कैसे नहीं है। H के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, पर ऑक्सीजन के 2 नहीं है, ठीक है। तो H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O तो बैलेंस है, लेकिन H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O बैलेंस नहीं है। मैंने क्या कहा था, यहाँ जितने एटम है भाई उतने ही एटम यहाँ होने चाहिए। अब सिंपली देख लो कि स्टेप्स क्या होते हैं इसके। मेन स्टेप्स आसान तरीके से लिखे समझ आ जाएंगे। स्टेप 1, राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म। अब ये मत डरना कि तुम्हें लिखना है भाई, ये नहीं लिखना तुम्हें, ये पेपर वाले लिख के देंगे। जैसे आयरन प्लस स्टीम इज इक्वल टू मैग्नेटिक प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आयरन और स्टीम बनाता है मैग्नेटिक और हाइड्रोजन गैस को। अब इसका केमिकल सिंबल लिख के, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, हाँ वही। अब Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे। अब मेरी बात सुनो, ये अभी जो है ना ये बैलेंस नहीं है। ये तो तुमने इसे केमिकल इक्वेशन तो तुमने लिख दी। अब पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, कि कोई भी क्वेश्चन हो कि तुम्हें इक्वेशन लिखनी है कोई, तो उसे बैलेंस करके लिखना भाई। एग्जामिनर ने नंबर देगा, खुल के नंबर देगा, नहीं दिए ना भाई मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ एटम लिखो भाई उसके। सिंपल स्टेप है। हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है, Fe क्या होता है, Fe क्या होता है आयरन, आयरन लिख दिया। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। O क्या होता है, O क्या होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे। तुम ये मत सोचना कि यहाँ जो प्रोडक्ट है यहाँ कुछ और आ सकता है, हीट आ सकती है, उसका कुछ नहीं होता, वो बाद में देखेंगे। अब देखो आयरन में इधर रिएक्टेंट की साइड पे कितने एटम हैं, एक ही है ना, कुछ और तो नहीं लिखा भाई, एक ही है। अब ये लेके चलो, वो बाद में समझाता हूँ, अभी ये लेके चलो, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, 2 लेके चलो अभी, ठीक है। अब अगला क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना है, एक ही है भाई, अभी एक लेके चलो, ठीक है। अब प्रोडक्ट की साइड लिख दो कितने हैं, इधर कितने हैं Fe के 3 लेके चलो, इधर कितने हैं ऑक्सीजन के 4, ठीक है भाई, 4 लेके चलो। हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, सॉरी हाइड्रोजन के भाई कितने हैं 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं भाई 4। वो नंबरिंग में थोड़ी दिक्कत होगी थी। चलो अब देखो आयरन में हमारे पास 1 है और यहाँ पे 3 है। अब मेरे को क्या बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड क्या होते हैं, एटम्स इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये तो अच्छा नहीं है यार, इसके साथ तो बुरा हो रहा है ना। अब इसको सही करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या करें कि ये 3 बन जाए। अब सब कहेंगे भैया प्लस कर दो, भैया प्लस कर दो। अबे मूर्खों, प्लस थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। 1 × 3 3। अब यहाँ पे इक्वल हो गए, ठीक है। अब तुम यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे कहीं पे कहाँ गया, यहाँ पे अगर तुम 3Fe लिखोगे ना तो ये एकदम बढ़िया है भाई, मान्य चीज़ है, मान्य चीज़, ठीक है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में कितने हैं भाई 2, यहाँ पे कितने हैं भाई 2। अब ये तो सही है यार, हाइड्रोजन तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना भाई। तुम कहोगे हाइड्रोजन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई छेड़ना पड़ेगा। पता है क्यों छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई अगर तुम हाइड्रोजन को 2 के 2 रखोगे तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी है भाई। ऑक्सीजन के कितने बताए थे मैंने 1, और यहाँ कितने बताए थे 4। अब ऑक्सीजन को भी तो 4 करोगे। अब कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता कि H2 + O4, ये गलत है, ये गलत है। हमेशा अगर तुम्हें एटम्स जोड़ने हैं तो शुरू में लिखोगे, शुरू में, ठीक है। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में मल्टीप्लाई होएगा ना, पूरा ब्रैकेट लगेगी ना यहाँ पे कि पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 2 क्या होता है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे भाई 2, अब हमें इसे भी 8 बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 8। अब क्या बनी इक्वेशन, यहाँ हमने कर दिया 3Fe प्लस हमने क्या लगाया 4 कॉमन में H2O, ठीक है। फिर हमने ये किसके इक्वल हो गया Fe3O4 प्लस 4 क्या है यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल करना था। तो ऐसे भाई इक्वेशन होती है बैलेंस। बहुत आसान तरीका है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का आ सकते हैं, इन्हें ट्राई करना। H2 + O2 N2 + H2 Al + O2, ठीक है, ठीक है। चलो
जिसको समझ नहीं आया ना एक बार ये सॉल्यूशंस देख लेना, बाकी खुद ट्राई करके देखना एक बार। भाई ये एक क्वेश्चन है, ये पढ़ो और इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो समझना है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है मैंने। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ए वेरिएबल है, AAl2O3 प्लस B HCl, प्रोडक्ट क्या बना रहा है CaLCl3 प्लस DH2O। अब इन ऑर्डर टू बैलेंस, अब इसे बैलेंस, ये इक्वेशन अनबैलेंस है, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या पैटर्न फॉलो होगा, मतलब A की क्या वैल्यू पुट होएगी, B की क्या वैल्यू पुट होएगी, C की क्या होगी, D की क्या होगी। तो अब देखते हैं, चलो भाई एक मेथड देखो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमारी इक्वेशन क्या थी। अब भाई ये देखो इक्वेशन क्या थी हमारी, AAl2 प्लस O3 B HCl CaLCl3 प्लस DH2O। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे A के साथ एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई सिंपल लिख दो और इक्वल टू कर दो। अब मेरे को ये बताओ, इधर दूसरी साइड पे C के साथ Al कितनी बार है, एक ही बार है ना, यहाँ कुछ 2, ये देख लो, ये देखो एक ही बार है ना भाई, एक ही बार है ना, तो C को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये भाई एक मेथड बता रहा हूँ पेपर के लिए, पेपर में जो तुम वो NCERT वाला मेथड करोगे ना वो भी सही है, ये करोगे तो ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, ये बढ़िया आपको टाइम बचा के काम करा देगा आपका। अगला क्या है भाई, A। अब A के साथ ऑक्सीजन भी है ना, मैंने क्या बताया था, होल में आएगा, होल में A के साथ ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये रहा। अब D के साथ ऑक्सीजन कितनी बार है, एक ही बार, ठीक है। ऐसे ही B के साथ हाइड्रोजन कितनी बार है, एक बार। D के साथ हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार। ऐसे ही B के साथ क्लोरीन कितनी बार है, एक बार। C के साथ क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार। तो ऐसे लिख लो, ठीक है। और इन सबको चाहे इक्वेशन का नाम दे दो चाहे ना दो। अब इस जो तुमने चारों चीज़ लिखी है ना, इसमें किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दो। जैसे A की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो अगर तुम यहाँ 1 पुट कर दोगे तो 2, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यहाँ 1 पुट करोगे तो 3 × 1 3, और तो D का आ जाएगा 3। B में अगर यहाँ 1, अगर आपने यहाँ पर तो कर दिया, C और D की वैल्यू तो निकाल दी। अब भैया कहोगे तुम, भैया यहाँ तो A है ही नहीं। अरे तुम मूर्खों, बात सुनो ना मेरी। अगर तुमने यहाँ पर A की वैल्यू 1 है और D की 3 निकाल दिया है, तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ D पुट करके। 3 × 2 6, B की वैल्यू 6, C यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 6, और यहाँ पे C क्या है, C × 3, तो 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और याद करो ऑप्शन कौन सा, इनमें से ऑप्शन कौन सा है, 2 6 3 2, तो भाई ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तरीका समझ आया तो भाई एक बार लाइक कर देना, और अगर ये मुश्किल लग रहा है तो जो NCERT वाला बताया वो कर लेना। ये एक क्वेश्चन देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन वैल्यू ऑफ XYZ आर MnO2 प्लस XCl MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। ये खुद करके देखना, ठीक है, ये खुद करके देखना और बताना अब मेरे को। तो भाई आप पहले पार्ट की आखिरी कुछ ये चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, ये पढ़ लेते हैं, फिर पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। 5 पार्ट में आपको ऐसे चैप्टर समझा दूंगा कि भाई टिप्स पे हो जाएगा चैप्टर, ऐसे समझा दूंगा, ठीक है। की टर्म्स देख लेते हैं, चलो। प्रेसिपिटेट, मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो सेटल डाउन हो जाता है केमिकल रिएक्वेशन के बाद। मतलब ये जो इनसोल्यूबल सॉलिड है ना, जैसे तुमने सस्पेंशन पढ़ा है ना, वो सेटल डाउन हो जाता है यहाँ बॉटम पे। लेकिन ये तो बीकर है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, तो जब केमिकल रिएक्शन में बैठ जाता है या जो सॉलिड उसमें मिक्स नहीं हो पाता, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब एक बार ये देख लो, एक्वस प्लस एक्वस बनाता है प्रेसिपिटेट। मतलब जहाँ पे भी आपको 2 एक्वस सोल्यूशन हो जाएंगे ना, वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। इसका अभी यूज़ है नहीं, आपको आगे समझाऊंगा इसका यूज़, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब ये तो तुम्हें शायद पता ही है, फिर भी एक बार देख लो। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एक्सो यानी बाहर, एक्सो यानी बाहर, एक्सो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर, एंडो यानी अंदर, एंडो यानी अंदर, ठीक है। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है भाई जो ना इक्वेशन, देख कैटलिस्ट ना वो है, मान ले तुम 2 दोस्त हो, एक दोस्त है भाई तुम्हारा चिंटू भाई, एक है तुम्हारा भाई मिंटू भाई, और एक तुम्हारा दोस्त और है हिंटू भाई। अब भाई तुम हिंटू भाई को ना अपने साथ रखते तो हो,
और वो ना तुम्हारे बीच में चुगलियाँ करा देता है, लेकिन वो खुद बच के बाहर निकल जाता है ना, है ना, है ना, है ना, समझे। वैसा ही कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट सब्सटेंस है जो नीड दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, टेम्परेचर घटा देता है, प्रेशर बढ़ा देता है या टेम्परेचर बढ़ा देता है, लेकिन वो खुद कंज्यूम नहीं होता। उस सब्सटेंस को कहते हैं भाई कैटलिस्ट। भाई अभी एग्जाम्पल अभी मत पढ़ना, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे। तो अभी अगर तुम्हें ये सारा समझ आया ना भाई, तो भाई लाइक ठोक दो भाई। भाई तुम्हें ना बेस समझ आ चुका है। अगले पार्ट में भाई हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और कि कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है और क्या क्या उनमें होता है।